हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज कैंटिलीवर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, कैंटिलीवर के अंदर कौन कौन सा आपका आर्म लगा हुआ होता है और भी डिफरेंट चीज़ें हम लोग कैंटिलीवर और कॉन्टैक्ट वायर से रिलेटेड बात करेंगे। कॉन्टैक्ट वायर का ग्रेडियंट क्या है और हमारे पास दो टावर पोल लगा होता है, इसके बीच में कितना डिफरेंस रखना, ये सारी बात आज हम लोग करेंगे। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैंटिलीवर के अंदर देखिए तो ये कंप्लीट जो आपका अरेंजमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर कहते हैं। यानी आपका जो कंप्लीट अरेंजमेंट होगा वो यानी डिफरेंट आर्म्स से मिलकर हमारा क्या बनता है, आपका कैंटिलीवर बनता है। तो ये कैंटिलीवर आपका क्या है, डिफरेंट आर्म से मिलकर बना। तो सबसे पहले ये वाला आर्म देखिए, इसको हम लोग क्या करें, स्टे आर्म, और दूसरा जो मेन आर्म होता है इसको हम लोग ब्रैकेट ट्यूब कहते हैं। इसको ब्रैकेट आर्म भी आप बोल सकते हैं। तो अब देखिए इन दोनों आर्म के पास में क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है। तो ये इंसुलेटर हम लोग क्या करते हैं, यही इंसुलेटर है जो आपका करंट यानी OHE सिस्टम के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इसको आपका टावर के अंदर या मास्ट के अंदर फ्लो होने से रोकता है। तो ये स्टे आर्म के साथ जो इंसुलेटर लगा हुआ होता है इसको हम लोग स्टे इंसुलेटर कहते हैं, और ब्रैकेट ट्यूब के साथ जो लगा होता है इसको ब्रैकेट इंसुलेटर कहते हैं। अब देखिए चूंकि हमारा OHE सिस्टम के अंदर दो वायर होता है, एक आपका क्या है कैटेनरी वायर है और दूसरा आपका क्या होता है कॉन्टैक्ट वायर होता है, जो नीचे में दिखाया गया। ठीक है, तो दो आपका वायर लगा हुआ है, एक कैटेनरी वायर, दूसरा आपका कॉन्टैक्ट वायर, और बीच में जगह जगह पर ड्रॉपर भी लगा होता है। ये आपको ड्रॉपर दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला लाइन ड्रॉपर, तो जगह जगह पर ड्रॉपर। तो इसका टोटल जो वेट होगा वो आपका क्या मास्ट के ऊपर चला जाए, तो ये किसके थ्रू जाएगा आपका, तो कैंटिलीवर के थ्रू। कैंटिलीवर उस लोड को कैरी करेगा और मास्ट को प्रोवाइड करेगा। यानी आपका OHE सिस्टम का जितना भी लोड होगा वो सारा लोड किसके ऊपर चला जाएगा, आपका मास्ट के ऊपर चला जाएगा थ्रू द कैंटिलीवर। ठीक है, तो अब देखिए दो वायर आपका लगा हुआ है कैटेनरी वायर। अब कैटेनरी वायर का जो लोड है ये ऊपर वाले दो ट्यूब के ऊपर मेनली पड़ेगा। तो ये कौन सा ट्यूब है, आपका स्टे ट्यूब है ये वाला, और दूसरा जो ट्यूब है ब्रैकेट ट्यूब है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका यहाँ पर देखिए कैटेनरी वायर गया हुआ, और इसका पूरा लोड आपका क्या होगा, इन दोनों ट्यूब पर जाएगा और इसके सहारा से आपका मास्ट या पोल के ऊपर जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा आप देखिए ये लगा हुआ है जिसको हम लोग सस्पेंशन क्लैंप कहते हैं। ठीक है, इसी क्लैंप के साथ से आपका क्या होगा, आपका कैटेनरी वायर यहाँ पर लटका हुआ होगा, कैटेनरी वायर हैंग किया हुआ या सस्पेंशन लटकाया हुआ होगा। आप देखिए नीचे में दूसरा आपका वायर है, ये क्या है आपका कॉन्टैक्ट वायर। तो कॉन्टैक्ट वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम लोग पतला सा तार यूज करते हैं, ऊपर वाला लोड भी इसके जो लोड है ये इस वाले ब्रैकेट ट्यूब पर चला जाए, उसके लिए इसको हम लोग वायर यूज करते हैं, रजिस्टर वायर जिसको कहा जाता है, रजिस्टर। और ये वाला आर्म लगा हुआ है रजिस्टर आर्म हम इसको कहते हैं, नीचे वाला जो आर्म है। और नीचे में जो ट्यूब है आपका आप ये क्या कहलाता है, स्टीडी ट्यूब कहेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली ट्यूब होता नहीं है, ये आपका सॉलिड होता है। तो इन दोनों को कंबाइंड यानी आपका रजिस्टर आर्म और नीचे वाला स्टीडी ट्यूब दोनों मिलकर आपका क्या करता है, नीचे कॉन्टैक्ट वायर के लोड को कैरी करेगा और फिर इस इंसुलेटर के होते हुए आपका पोल के ऊपर मास्ट के ऊपर लोड चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंटिलीवर से रिलेटेड सारी बात होगी। बाकी आपका मेनली तौर से इसका फीचर होता है कि जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। यानी अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये फिक्स पॉइंट नहीं है। फिक्स कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, ये दोनों डायरेक्शन में आपका मूव कर सकता है, राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकता है, ये इस तरह से। इसके अलावा आप देखिए कॉन्टैक्ट वायर जब पेंटोग्राफ यानी इसके टच में पेंटोग्राफ आएगा आपका ऊपर वाले कॉन्टैक्ट वायर के पास, इसके पेंटोग्राफ रन करेगा तो इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, थोड़ा सा प्रेशर डालेगा। तो अब प्रेशर डालेगा तो ये वाला देखिए ऊपर में खाली जगह, यहाँ पर जो क्लैंप दिख रहा है आपको ये ऊपर की तरफ उठेगा, जिसकी वजह से आपका जो इंसुलेटर के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और इसकी टूटने की, ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी। तो ये आपका कैंटिलीवर से रिलेटेड सारी बात हो गई। एक और डायग्राम है इसका, वो भी आप देख लीजिए तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जो एक्चुअल डायग्राम है आपका, ये डायग्राम। ठीक है, तो अब देखिए वहां पर जो बात कर रहे थे, अच्छा वहां पर देखिए एक चीज इस तरह से लगा हुआ था, यहाँ पर ट्यूब यानी आपका लोहा का
सपोर्ट के लिए, तो अलग अलग जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली कैंटिलीवर के अंदर यही पार्ट आपका होता है। तो आप देख रहे हैं ऊपर में ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ये एक दो और तीन ट्यूब है इसके अंदर। नीचे वाला जो आपका है ये सॉलिड होता है, इसी के सहारे से आपका क्या होता है कॉन्टैक्ट वायर, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट वायर जाएगा, इससे होता हुआ आपका कॉन्टैक्ट वायर रन करेगा, और यहाँ पर आपका OHE सिस्टम से होता हुआ आपका कैटेनरी वायर जाएगा। तो ऊपर वाला जो क्लैंप है उससे कैटेनरी वायर, नीचे कॉन्टैक्ट वायर, और जगह जगह पर आपका ड्रॉपर लगा होगा। तो ये आपका कैंटिलीवर, एक्चुअल कैंटिलीवर का आपका डायग्राम है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं आपका जो नोट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, उस पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स है, एक एक करके हम लोग पॉइंट्स की बात करेंगे। ये वाला डायग्राम तो आपको समझ में आ गया, यही सारी बात हम लोग वहां पर भी कर लेते तक। अब देखिए इसके आगे, अब जो ये आर्म लगा हुआ था इसका आप mm भी देख सकते हैं कितना है। तो आपका जो स्टे आर्म होता है ये आपका 28.4 mm का होता है, और एडजस्टर लगा हुआ होता है। एडजस्टर किसको कह रहे हैं हम लोग, तो एडजस्टर कह रहे हैं यहाँ पर वो वाला कहाँ गया, इससे पहले वाला यहाँ पर देखिए कुछ लगा हुआ था आपका, वही आपका 1 मिनट दिखा देते हैं वो वाला भी आपको। यहाँ पर देखिए ये जो पोजीशन है ये क्या आपका एडजस्टर है, ये थोड़ा बहुत क्या हो सकता है अपनी जगह से हिल सकता है, हट सकता है। तो आपका OHE सिस्टम का या कैटेनरी वायर का पोजीशन आगे रखना पीछे रखना, तो इसके हिसाब से ये क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यानी सस्पेंशन क्लैंप को एडजस्ट किया जा सकता है, जिसी की वजह से ही हम क्या मिलता है, हमको स्टैगर की वैल्यू मिलेगी। आगे स्टैगर की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख लिया एडजस्टर एट द एंड ऑफ स्टे आर्म इज यूज टू कीप द ब्रैकेट ट्यूब इन रिक्वायर्ड पोजीशन। जहाँ पर हमको आवश्यकता है वहाँ पर पोजीशन पर रखने के लिए हम लोग एडजस्टर का यूज करते हैं। इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द मास्ट बाय स्टे आर्म इंसुलेटर। क्या कहा जाएगा उस आर्म इंसुलेटर को, स्टे आर्म इंसुलेटर हम कहेंगे। अब ब्रैकेट ट्यूब क्या है, द डाया ऑफ ब्रैकेट ट्यूब क्या लिखा हुआ है, द डाया ऑफ ब्रैकेट ट्यूब इज 40 mm। ये देखिए कितना 40 mm, वहाँ पर 28 mm, और सबसे ज़्यादा यही आपका लोड संभालता है ब्रैकेट ट्यूब, तो इसका कितना है 40 mm है। इट इज इंसुलेटेड ब्रैकेट इंसुलेटर, यहाँ पर जो इंसुलेटर लगा होगा ब्रैकेट इंसुलेटर कहलाएगा। द कैटेनरी सपोर्टेड फ्रॉम दिस मेंबर बाय कैटेनरी सस्पेंशन क्लैंप्स। कैटेनरी सस्पेंशन क्लैंप ऊपर में लगा रहता है और कैटेनरी वायर से कनेक्टेड होता है। रजिस्टर आर्म का है ये 28.4 mm इसका ट्यूब होगा, और टू रजिस्टर और होल्ड द कॉन्टैक्ट वायर इन द डिजायर पोजीशन विद द हेल्प ऑफ स्टेडी आर्म। स्टेडी आर्म की सहायता से आपका रजिस्टर आर्म काम करता है, और ये दोनों मिलकर स्टेडी आर्म रजिस्टर आर्म मिलकर कॉन्टैक्ट वायर के लोड को संभालने का काम करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए स्टेडी आर्म के बारे में क्या लिखा गया है, ये ट्यूब नहीं, इट इज ए BFB सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रॉड फ्लैंक बीम, यानी एक प्रकार का बीम होता है, पट्टी होता है, और ये पट्टी किस प्रकार का होगा, इट इज एन आई और एज क्रॉस सेक्शन बीम। इट इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एलॉय टू रजिस्टर द कॉन्टैक्ट रजिस्टर, या हैंग बोल सकते हैं आप, लटकाने के लिए हैंग द कॉन्टैक्ट वायर टू रिक्वायर्ड स्टैगर, यानी जो स्टैगर की वैल्यू चाहिए, यानी आप राइट लेफ्ट करना चाहें तो अपने पोजीशन से अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहें तो इसी बीम जो आपका नीचे लगा हुआ है इसके पोजीशन को आगे पीछे कीजिएगा तो आपका कॉन्टैक्ट वायर का पोजीशन चेंज हो जाएगा। टू रिक्वायर्ड स्टैगर एंड टू मेक द पुशअप ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। पुशअप कहने का मतलब नीचे से आपका धक्का मार रहा है, नीचे से धक्का मार यदि मारिएगा कॉन्टैक्ट वायर आपका प्रेशर देगा, सॉरी पेंटोग्राफ प्रेशर देगा तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो नीचे से बल लग रहा है इसी को पुशअप कहा जाता है। तो आपका जो पुशअप की वैल्यू होगी या नीचे से फोर्स लग रहा है वो भी किसके ऊपर पड़ेगा, तो आपका यही नीचे स्टेडी आर्म के ऊपर पड़ेगा। कॉन्टैक्ट वायर और रिक्वायर्ड स्टैगर टू द पुश अप ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। इट इज ऑलवेज इन टेंशन। जो सबसे ज्यादा टेंशन में होता है वो कौन होता है, आपका नीचे वाला आपका स्टेडी आर्म होता है जिससे कॉन्टैक्ट वायर लगा हुआ होता है, क्योंकि इसी पर क्या होगा, पेंटोग्राफ इसी से टच होता हुआ जाएगा। अब देखिए स्टैगर किसको कहा जा रहा है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डैमेज ऑफ पेंटोग्राफ एंड OHE स्टैगर इज यूज। स्टैगर के बारे में क्यों यूज करते हैं हम लोग, तो आपका पेंटोग्राफ डैमेज होने से बच जाए तो उसके लिए ये अवॉइड द डैमेज ऑफ पेंटोग्राफ एंड OHE, यानी कंडक्टर और पेंटोग्राफ दोनों बचे, उसके लिए स्टैगर यूज करते हैं। और स्टैगर किसको कहा जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ एक्सिस, यानी एक्सिस कहने का मतलब सेंटर पॉइंट, मिडिल पॉइंट।
तो जो पेंटोग्राफ होगा उसका एक्सिस से और आपका कॉन्टैक्ट वायर की दूरी, यदि बीच में है तो स्टैगर 0, लेकिन लेफ्ट या राइट रहेगा तो उसके अनुसार कुछ स्टैगर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ एक्सिस कॉल्ड स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। इन ऑर्डर टू अवॉइड वियर एंड टेयर on contact wire and to avoid the cutting of groove on pantograph, contact wire is staggered at support in the zigzag manner or either side of the ट्रैक सेंटर, यानी सेंटर ट्रैक का जो सेंटर है उसका जो बीच पार्ट है उसके लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम लोग क्या करते हैं जिग जैग फॉर्म में बनाते हैं, ताकि आपका उस पेंटोग्राफ के ऊपर आपका ग्रूव यानी गड्ढा नहीं बने। और इसकी वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट लेवल सपोर्ट। लेवल सपोर्ट मतलब बराबर चल रहा है, लेवल में है, एकदम सीधा ट्रैक है, तो लेवल सपोर्ट इज 200 mm and 300 mm on curve track on either side, यानी दोनों साइड स्टैगर की वैल्यू होती है। यानी आपका स्ट्रेट लाइन है तो 200 mm राइट और 200 mm लेफ्ट हो सकता है, जबकि कर्व रहेगा तिरछा आपका पटरी मुड़ा हुआ है तो उस समय स्टैगर की वैल्यू ज़्यादा होगी और उसकी वैल्यू कितना 300 mm आपका होगा लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब देखिए कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट की बात हो रही है, तो इसमें क्या बात किया हमने, तो वेन एवर OHE पासेज अंडर ऑन ओवरलाइन स्ट्रक्चर द हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज रिड्यूस, यानी अलग अलग जगह पर कॉन्टैक्ट वायर का हाइट कम या ज़्यादा किया जाता है, उसी की बात हम लोग करते हैं, तो उसी को ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर कहा जाता है या कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट कहेंगे। तो क्या कहा गया, पहला बात, वेन एवर OHE पासेज अंडर एन ओवरलाइन स्ट्रक्चर द हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज रिड्यूस्ड, यानी किसी अंदर ब्रिज के अंदर से जा रहा है, ओवरहेड स्ट्रक्चर के अंदर से आपका ट्रेन पास हो रहा है, OHE पास हो रहा है, तो वहां पर हाइट क्या रखेंगे, कम रखेंगे। अगर हाइट ज़्यादा रखेगा तो पूरा ब्रिज ही को उठाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी अंडर ब्रिज हमारा कंस्ट्रक्शन है, OHE है, तो वहां पर कॉन्टैक्ट वायर का हाइट को कम रखा जाएगा। वायर इज रिड्यूस एंड हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज इंक्रीज एट लेवल क्रॉसिंग। इससे पहले भी बात किया था हमने, लेवल क्रॉसिंग पर क्या होता है, हाइट को ज़्यादा रखते हैं क्योंकि नीचे से आपका ट्रक बस भी पार हो रहा है, दूसरे साइड से आपका ट्रेन का OHE भी बिछा हुआ है। हाइट फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू टू, अच्छा उसके बाद क्या लिखा गया है, this change over the height from normal value to reduce value under over bridge and increase value at level crossing। ठीक है, ये तो आप समझ में आ गया होगा। level crossing has to achieve very gradually depending upon the speed of pantograph may lose contact or exert एक्सेसिव प्रेशर ऑन द कॉन्टैक्ट वायर। इस पॉइंट में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यदि हम लेवल ग्रेडियंट का मतलब यदि हम क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं या ऊपर की तरफ, लेवल हम मान के चलिए आपका 1 मीटर ऊपर का, सॉरी 1 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान के चलिए 0.2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कितना भी आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये ग्रेडियंट होता है एक्चुअली। तो उसमें आपको क्या करना होगा, लेवल बहुत स्मूथली नीचे लाओगा या इस कॉन्टैक्ट वायर को स्मूथली ऊपर ले जाना होगा। सडनली ऐसा नहीं कि यहाँ पर मान के चलिए 5.5 मीटर था, आप नेक्स्ट 5.6 कर दीजिए आप सडनली, ऐसा नहीं होता है। तो आपको स्मूथली ऊपर या स्मूथली OHE को नीचे लाना होगा, तो उसी को ग्रेडियंट कह रहे हैं। तो अगर हम ऊपर या नीचे सडनली कर देंगे तो या तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा या प्रेशर बहुत घट जाएगा, और हमको प्रेशर बराबर मेंटेन रखना हो, उसके लिए क्या करना होगा, आपको स्मूथली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लाना होगा। ठीक है, तो अब क्या गया, मे लूज कॉन्टैक्ट और एक्सर्ट एक्सेसिव प्रेशर ऑन द कॉन्टैक्ट वायर। हायर द मैक्सिमम रनिंग स्पीड ऑन द लाइन, ग्रेडियंट शुड बी स्मॉलर ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर। यानी अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो ग्रेडियंट यानी चेंज इन स्लोप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, स्मॉलर ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर दैट इज चेंज ऑफ हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट वायर के हाइट को आप कम चेंज कीजिएगा यदि स्पीड ज़्यादा है ट्रेन की। तो द मैक्सिमम परमिजिबल स्लोप ऑफ 3 mm पर मीटर, कितना होगा, 3 mm पर मीटर हम चेंज करेंगे, इज अलाउड इन केस ऑफ ट्रैक वेयर मैक्सिमम परमिजिबल ट्रेन स्पीड इज मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर 100 किलोमीटर पर आवर से उस ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो वहाँ पर जो आपका परमिजेबल ग्रेडियंट होगा, स्लोप होगा, वो कितना होगा, 3 mm पर मीटर। यानी 1 मीटर में आप 3 मीटर ही आप चेंज कर सकते हैं, या ऊपर ले जाइए कॉन्टैक्ट वायर को नीचे लाइए, 3 mm ही चेंज कीजिएगा आप 1 मीटर के अंदर। ठीक है,
and slope of 4 mm per meter is allowed in case of track where permissible speed is 100 km per hour or less। 100 km या उससे कम है तो आप 4 mm पर मीटर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा है तो केवल 3 mm ही आप चेंज कीजिएगा, यानी ऊपर कीजिए चाहे नीचे कीजिए, 1 मीटर में 3 mm हाइट का ही क्या कर सकते हैं आप डिफरेंस कर सकते हैं। फॉर साइडिंग, यानी अब स्टैगर की बात हो रही है, साइड में ले जाना आपको राइट या लेफ्ट, तो फॉर साइडिंग मैक्सिमम स्लोप ऑफ 10 mm पर मीटर, यानी 1 मीटर में 10 mm राइट या 10 mm लेफ्ट आप तार को कॉन्टैक्ट वायर को मोड़ सकते हैं, लेकिन 10 mm से ज़्यादा नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में 10 mm टर्निंग कर सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फॉर साइडिंग मैक्सिमम स्लोप ऑफ 10 mm पर मीटर। अब इनकम ब्रांच तो पहले भी डिस्कस किया था हमने, द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द कैटेनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर इज कॉल्ड इनकम ब्रांच। जो मैक्सिमम या एक्सियल डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम ब्रांच कहते हैं। लेकिन क्या लिखा गया, एज जनरल रूल दिस मेंटेन एज 1.4 मीटर, 1.4 मीटर होता है एक्सेप्टेड, यानी अपवाद में क्या है, एट टर्न आउट यानी ट्रेन मुड़ रहा है तो वहां पर कम ज्यादा हो सकता है। ओवरलैप है, ओवरलैपिंग आगे बात करेंगे हम, ओवरलैपिंग है तो वहां पर कम ज्यादा होगा। एंड इन द विसिनिटी ओवरलाइन स्ट्रक्चर, यानी ऊपर से कोई तार गया हुआ है, ब्रिज है, तो वहां पर भी आप हाइट को यानी कॉन्टैक्ट वायर और कैटेनरी वायर के हाइट को कम कर सकते हैं। तो ये सब एक्सेप्शन है, बाकी नॉर्मल केस में 1.4 mm होता है। अब लास्ट पॉइंट या लास्ट टॉपिक देखिए, स्पैन लेंथ क्या है। तो स्पैन लेंथ हम लोग किसकी चीज पर डिपेंड करता है, द फॉलोइंग पॉइंट हैज बी नोटेड रिलेटेड द स्पैन लेंथ। तो सबसे पहले स्पैन लेंथ इज ए डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्शन मास्ट और सपोर्ट। दो ट्रैक के बीच में दो आपका जो पोल है, टावर है, या आपको उसी को ट्रैक्शन सपोर्ट या ट्रैक्शन मास्ट कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है इसी को हम लोग स्पैन लेंथ कहते हैं। और स्पैन लेंथ किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, द स्पैन लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द विंड प्रेशर, डिग्री ऑफ कर्वेचर और डिग्री ऑफ कर्व, यानी कितना बेंडिंग है। यदि बेंडिंग ज्यादा होगा तो पोल क्या करना होगा, नजदीक लगाना होगा, यदि स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ा दूर भी लगा सकते हैं। और आपका विंड का प्रेशर कितना है, विंड प्रेशर कम है जिस एरिया में, वहां पर आप नजदीक में पोल लगाइएगा। जहां पर विंड प्रेशर बहुत ज्यादा है वहां पर आप क्या करेंगे, पोल को दूर, विंड प्रेशर ज्यादा है तो दूर नहीं कर सकते, नजदीक लगाना होगा। तो विंड प्रेशर और कर्वेचर पर आपका भी डिपेंड करता है स्पैन लेंथ। और किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पैन लेंथ में वैरी फ्रॉम 72 मीटर टू 27 मीटर। कितना होता है, 72 मीटर से 27 मीटर तक वैरी कर सकता है, यानी आपका दो पोल के बीच का डिफरेंस 27 मीटर भी हो सकता है और मैक्सिमम 72 मीटर भी हो सकता है। इट इज मैक्सिमम दैट इज 72 मीटर अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, फॉर विंड प्रेशर ऑफ 88 kg पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्ट्रेट ट्रैक में आपका कितना होगा, मैक्सिमम जो स्पैन होगा वो 72 मीटर होगा और उस समय विंड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 88 kg पर मीटर स्क्वायर। यदि 88 kg पर मीटर स्क्वायर है और स्ट्रेट लाइन है तो उस समय आपका जो स्पैन होगा उसका लेंथ कितना होगा, 72 मीटर होगा। और इट इज 67.5 मीटर अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक फॉर विंड प्रेशर 98 kg पर मीटर स्क्वायर। उससे ज़्यादा विंड प्रेशर है, 98 kg पर मीटर है, तो उस समय आपका जो स्पैन होगा वो घट जाएगा स्ट्रेट लाइन के लिए, उसकी वैल्यू कितना होगी, 67.5 मीटर होगी। अब कर्व में देखिए, ऑन कर्व स्पैन लेंथ इज रिड्यूस टू सच लेवल दैट इज 27 मीटर। कहाँ तक घट सकता है, 27 मीटर। कहाँ 72 मीटर की बात हो रही थी, लेकिन कर्व जैसे होगा वहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, 27 मीटर तक आपका स्पैन लेंथ रिड्यूस हो सकता है। दैट कॉन्टैक्ट वायर शुड बी कीप इन द कॉन्टैक्ट विद द पेंटोग्राफ थ्रू आउट द कर्व अंडर द मैक्सिमम विंड कंडीशन। तो इतना कम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका जो कॉन्टैक्ट वायर है वो आपका क्या हो, OHE या पेंटोग्राफ के साथ संपर्क में रहे। यदि आप 72 मीटर मेंटेन रखें और कर्व ज्यादा है तो क्या होगा, पेंटोग्राफ अपना ट्रैक के साथ चलेगा और आपका OHE ट्रैक के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपने पोल दूर लगा दिया। तो पोल कर्व के हिसाब से नजदीक लगाइएगा और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 27 मीटर हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया क्या यहाँ पर, however the difference in span length between two consecutive span should not be more than 80 meter to avoid heavy unbalanced load on mast। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। यदि आपका दो पोल, यानी दो पोल कहने का मतलब, अब मान के चलिए यहाँ पर पहला पोल है, ठीक है, और ये दूसरा पोल है,
और तीसरा पोल यहाँ पर है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि ये दो पोल के बीच में 72 मीटर का डिफरेंस है, यहाँ से आपका जो 72 मीटर है और डायरेक्ट आप 27 मीटर यहाँ पर कर दिए, इन दोनों के बीच में कितना 27 मीटर। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो अब इन दोनों में देखिए कितना का अंतर हो गया, एक में 72 मीटर आप अंतर रखे हुए और एक में केवल 27 मीटर। तो अब कंसेक्यूटिव यानी दो लगातार जो स्पैन या 3 लगातार है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा का अंतर हो गया। तो अब अंतर निकालिएगा तो उसकी वैल्यू बहुत मैक्सिमम मिल जाएगी। लेकिन हमको क्या कह रहा है, अंतर कितना होना चाहिए, 18 मीटर से ज़्यादा अंतर नहीं। अब कहाँ 36 और कहाँ 72, तो कितना अंतर आपका लगभग डबल का अंतर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम जो डिफरेंस होगा वो 18 मीटर ही हो सकता है। यानी आपको 72 से 36 मीटर लाना है। तो आप पहला पोल लगाइएगा 72 में, तो 72 में से आप घटाइएगा कितना, 18 मीटर घटाइएगा। तो 72 में से 18 घटाइएगा, उसके बाद पोल यहाँ पर लगाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और 18 मीटर घटाइएगा, उसके बाद पोल यहाँ पर लगाइएगा, उसके बाद फिर 36 मीटर यहाँ पर कीजिए। तो इस तरह से आपको घटाना ताकि 18 मीटर से ज़्यादा अंतर नहीं पड़े। ठीक है, तो ये आपका जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है वो आपका 18 मीटर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि डिफरेंस ज़्यादा कर दिए गए, एक 72 मीटर पर लगाया और एक 36 मीटर पर लगाया, तो क्या होगा, लोड अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। इधर ये वाले पोल पर आपका लोड बहुत यानी अनबैलेंस हो जाएगा, एक तरफ कम OHE, एक तरफ क्या है इतना सारा OHE का लोड, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ गिर जाएगा। तो इसलिए अनबैलेंस से बचने के लिए हमारा कंसेक्यूटिव क्या होना चाहिए, 18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए और हम लोग बात करते हैं आगे। अब क्या लिखा गया है, फॉर करेंट कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू स्मॉल स्पैन लेंथ आर बेटर। यानी अगर दो कंडक्टर, दो पोल के बीच में जितना कम दूरी रहेगा उतना अच्छा कंडक्टर स्ट्रेट रहेगा और बहुत अच्छा आपका करंट कलेक्शन होगा। लेकिन जितना स्पैन बढ़ा दीजिएगा करंट कलेक्शन में प्रॉब्लम उतना होगा। बीच में थोड़ा कहीं ना कहीं अगर आप नीचे कॉन्टैक्ट वायर भी लगाइएगा तो कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर सैग की वैल्यू मिलेगी, तो आपका करंट कलेक्शन में एक तरह से प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप करंट कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो फॉर करंट कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू स्मॉल स्पैन लेंथ आर बेटर, बट फॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ मास्ट लॉन्ग स्पैन लेंथ इज बेटर। यानी अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो दूर दूर लगाइए, तो दोनों में से क्या करना होगा, हेंस वी हैव टू कंप्रोमाइज फॉर स्पैन लेंथ ऑफ सपोर्ट। कंप्रोमाइज करना होगा और उसी के हिसाब से आपको लगाना होगा, और कंप्रोमाइज करके ही आपका लेंथ कितना है, 72 मीटर है, और इस आपका कर्व के जगह पर आपका 32 या 36 मीटर है। ठीक है, तो सॉरी 27 मीटर। तो इस तरह से आप क्या आपको डिफरेंट ग्रेडियंट समझ में आया होगा, आपका स्पैन लेंथ किस किस फैक्टर पर है वो समझ में आया होगा, और कैंटिलीवर किस तरह का बना हुआ होता है वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।